कल हमने कुछ वर्ण लिखे थे, वर्ण विचार शुरू किया था, कुछ वर्ण लिखे थे, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं हिंदी में? 53 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आज हम उससे आगे बात करते हैं थोड़ी सी। जो 53 वर्ण थे उसमें सबसे पहले क्या आया था आपके? स्वर आए थे, स्वर थे। अब हम एक स्वर के प्रकार की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात बताता हूँ आपको, स्वर के लिखने का तरीका। स्वर जो होते हैं वह दो रूप में लिखे जाते हैं, एक होता है मूल रूप और दूसरा होता है मात्रा के रूप में। यहाँ एक छोटी सी मात्रा की बात करते हैं। रूप शब्द में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा होती है, और गुरु कैसा होता है? छोटा होता है। गुरु कैसा होता है? छोटा होता है। और रूप कैसा होता है? बड़ा होता है। ये मैं इसलिए बात करनी होता है, आपने ध्यान रखना हिंदी के अकॉर्डिंग। गुरु छोटा होता है और रूप कैसा होता है? बड़ा होता है। कारण ये है कि शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि में इनके संबंधित आने वाले शब्द सबसे अधिक है, सबसे अधिक शब्द है। ठीक है, क्योंकि गुरु को कई बार बहुत बड़ा वाक्य होता है ना, कुछ यूँ लिख देते हैं, हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं कि यार वाक्य बिल्कुल सही है, पता ही नहीं चला इसके अंदर। तो ध्यान रखना है, गुरु में बड़े ओ की मात्रा नहीं होती, छोटा वो होता है, और रूप में हमेशा बड़े ओ की मात्रा होती है। और इसी रूप के अंदर यदि हला प्रत्यय लग गया, आगे प्रत्यय आएगा तब बात करेंगे, लेकिन साथ बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है प्रत्यय का। हला प्रत्यय लगाया तो बड़े ओ की मात्रा कैसे बन जाती है? छोटा ऊ बन जाता है। तो रूप हला इस प्रकार से नहीं होता है, इस प्रकार से होता है। रूप में बड़े ऊ की मात्रा होती है, अभी बात की अपन ने। ठीक है, अगर हला प्रत्यय लग गया तो शब्द क्या बनता है? रूप हला। तो उसमें मात्रा कैसी होगी? बड़ा ऊ कैसे बन जाता है? छोटा ऊ बन जाता है। ये शब्द प्रत्यय वापस आएगा, यहाँ बीच में आया इसलिए बात की अपन ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसमें। अब इधर देखिए आप, तो दो रूप में लिखा जाता है, मूल रूप और मात्रा के रूप में। अब बताइए मुझे, स्वर कितने प्रकार के, कितने होते हैं स्वर? 11 होते हैं। मूल रूप मतलब अगर मैं इसको, ये अ है, इसके बाद में आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए आई, ओ और ये आओ, ये इनका मूल रूप है। जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा एक अनार, ये अ क्या है? मूल रूप में आ रहा है, जैसा है वैसा आ रहा है। और इसमें आ की मात्रा आ रही है ना, आ की क्या आ रही है? मात्रा आ रही है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। यदि किसी व्यंजन में से इस हलंत को हटा देते हैं तो अ की मात्रा मान ली जाती है। बिल्कुल, किसी व्यंजन में से हलंत को हटाते हैं तो अ की मात्रा मान ली जाती, होती नहीं है। तो स्वर कितने होते हैं? 11। मात्रा कितने स्वरों की होती है? 10 स्वरों की होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर हाँ, तो सब में अ आ जाएगा, सब में उसमें अ इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये है व्यंजन। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और ये पूरा लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होता है प्लस अ। हलंत हटा, इसका मतलब इसमें क्या जुड़ गया? अ जुड़ गया ऑटोमेटिक। अ जुड़ेगा तभी हलंत हटेगा, आ जुड़ेगा तो भी हलंत हटेगा, लेकिन आ की मात्रा आती है आगे। फिर छोटी ही है। कैसे? ये शब्द आना है अपने सामने, ये क्या आ रहा है भाई आपके? अ तो मूल रूप में आ रहा है, इसमें आ की मात्रा आ रही है, इसमें अ की मात्रा आ रही है। अब अगर इसमें हलन तोटा होता है इसके अंदर, इसका मतलब कि अ की मात्रा नहीं होती। जैसे देखो शब्द है, क्लोज कर दे, क्लोज कर, बंद हो जाए, नहीं हो, वापस करो इसको स्टार्ट।
अभी बता रहा हूं आपको, स्रोत और स्तोत्र। अब देखो स्रोत का मतलब क्या होगा, स्रोत में ये स है, उसमें क्या है, र है, ध्यान रखना आप। ये लिखा कुछ इस प्रकार से जाता है तो लगता त्र जैसा है, लेकिन त्र है नहीं, स के अंदर र होता है। इस तरह के चक्कर में ये स्रोत कर देते हैं अपन गलती से। शब्द क्या है, स्रोत। स्रोत का मतलब होता है मूल या उत्पत्ति। कोई भी चीज है उसकी मूल या उत्पत्ति क्या होगा, स्रोत। और वही शब्द है आपके स्तोत्र। बताइए इसका अर्थ आप, कोई किताब देखी आपने जिसके आगे अंदर कोई स्तोत्र लिखा हुआ है, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान स्तोत्र, खूब सारी किताब देखी हो। स्तोत्र मतलब मंत्र, मंत्र या ऋचा है। हम क्या करते हैं, इसको काट के फिर स्तोत्र करते हैं कि नहीं रामानंद से गलती होगी होगी ठीक है, उनसे गलती। ऋषि, ये री और ये सी, देखो आप री की बात कर रहे हो ना, री दो तरह के होते हैं, इसलिए आप ये री और ये होता है बड़ा री। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, केवल संस्कृत में होता है, इसलिए बड़ा री का प्रयोग होता ही नहीं है। हिंदी में री और री मिलकर री बनता है, बड़ा री नहीं बनता। आपने जो संस्कृत पढ़ाने वाले विद्वान है वो कई बार री और री मिला के बड़ा री कर देते हैं स्वर संधि के अंदर, तो हिंदी वाले उसको काट के गलत करते हैं, फिर जो वहाँ शून्य मार्क्स मिलता है, गलती वो होती है। केवल री एक ही होता है स्वर में, तो एक ही पढ़ना हमें, दो नहीं पढ़ने। तो हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वर। तो देखिए आप, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, एक है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। अब मूल स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जो अपने आप आए हैं, जिनसे आगे नए स्वर बने, वो होंगे मूल स्वर। अब मुझे बताइए जो 11 स्वर लिखे हैं, इसमें से ऐसे कौन से हैं जो किसी से मिलकर नहीं बने। जैसे मान लो आ है, तो हमने सोचा भाई अ और मिलकर आ बनेगा, अ कैसे बना पता है क्या, नहीं है ना, तो ये रहा अ। उसके बाद छोटी ई, फिर छोटा ऊ और री, ये चार क्या होते हैं, मूल स्वर, जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई पता नहीं होता है। जो मूल है इनसे फिर सारे ये सब की जड़ है। मूल का मतलब क्या होता है, जड़ ही होता है ना, इन सब की क्या है, जड़ है। इनसे फिर आगे पूरा हिंदी का पेड़ बना है, बात ये। तो मूल स्वर फिर क्या आते हैं, संधि स्वर, ये चार है। कितने बचते हैं, वो सभी क्या होते हैं, संधि स्वर। अब संधि स्वर को वापस दो भागों में बांटेंगे अपन, एक है दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त, उसको अगली स्लाइड पे करते हैं। यहाँ देखो, पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। अब संधि स्वर का मतलब क्या हुआ, दो स्वर के मेल से बने स्वर क्या होंगे, संधि स्वर होंगे। ठीक है, पहला कौन सा, दीर्घ, मतलब जब दो समान मूल स्वर, परिभाषा क्या होगी, जब दो समान मूल स्वर मिलकर अपना कौन सा रूप बनाते हैं, दीर्घ रूप बनाते हैं, बस वो क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। समान मूल स्वर कैसे, जैसे मैंने अ के साथ में क्या जोड़ा, तो क्या बना आ, ई के साथ में क्या जोड़ा, ई, तो क्या बना बड़ी, ऊ के साथ क्या जोड़ा मैंने, तो क्या बना बड़ा ऊ। ये तीन क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। अब ये दोनों समान मिलके अपना बड़ा बना रहे, एक ही जाति के हो गए, इसलिए इनको बोलते हैं सजातीय स्वर। नहीं, अभी आगे आएगा। यही तो दिक्कत करते हैं, जब इनके बारे में जानकारी होती है तो संधि पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। कारण क्या है कि बने कैसे, ये सारी बात संधि वापस आएगी, मैं आपसे पूछूंगा वहां कि हमने यहाँ पढ़ा था, बताओ क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अगला होता है संयुक्त स्वर। अब इसमें क्या होगा,
जब दो असमान स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण करेंगे। चार बचे पीछे। असमान कैसे? जैसे मैंने अ के साथ में ई को मिलाया तो क्या बन गया? ए। अ के साथ में ए को मिलाया तो क्या बन गया? आई। अ के साथ में ऊ को मिलाया तो क्या बन गया? ओ। और अ के साथ में ओ को मिलाया तो क्या बन गया? चार और तीन सात। ये है सजातीय, क्योंकि समान जाति के हैं, ये अलग अलग है तो ये हो गया विजातीय। इस प्रकार से 11 स्वरों का निर्माण होता है। जल्दी से उतार लीजिए आप इसको। ये सारी बातें संधि में आएगी वापस। हमारी संधि गलत क्यों होती है? क्योंकि हम रटते हैं गुण में ये होता है, वर्दी में ये होता है, अयादी में ये होता है। कुछ भी नहीं रटना है। अ से आउ तक लगातार चलेगी संधि वो, और आप ऑटोमेटिक खुद नियम बनाओगे उसके अंदर। पूरा लिखना है 11, फिर उसके अंदर नियम छाट दें आपको। 5 संधियों के नाम है, संधि अपने आप साइड में चलती रहेगी सारी। बहुत आसान है एकदम। उतार लिया आपने? बढ़े आगे। अब देखिए आप, तो ये पहला प्रकार हुआ उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कितने थे? 4। अ, ई, उ और री। बाकी सातों क्या थे अपने? संधि स्वर, जिनको हमने 2 भागों में बांटा, दीर्घ और संयुक्त। जब 2 समान स्वर मिलकर अपना दीर्घ रूप बनेंगे तो क्या होंगे? दीर्घ स्वर। और जब असमान मिलेंगे तो क्या बनेगा? संधि स्वर, हमने संयुक्त स्वर। अब देखिए इसके आगे। अब एक प्रकार और होता है स्वर का, उच्चारण के कालमान या मात्रा के आधार पर। ये प्रकार पढ़ेंगे, इसके बाद हम सीधा संधि स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे उसके पहले व्यंजन का एक प्रकार पढ़ेंगे जो विसर्ग में काम आएगा। उच्चारण के कालमान या मात्रा के आधार पर। अब काल का मतलब क्या होता है? क्या काल आएगी हो? काल यानी समय। मतलब जब किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, समय की कितनी मात्रा लग रही है, उस समय के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगी? मात्रा है। या 1 मात्रा होगी, या 2 मात्रा होगी, या 3 मात्रा होगी, जो उसके ऊपर लगती है। कैसे बात करेंगे देखो आप। तो उच्चारण के कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है। लघु स्वर, गुरु छोटा होगा कि बड़ा होगा? गुरु में छोटा होगा। गुरु स्वर और प्लुत स्वर। अब लघु स्वर में क्या होता है? जब किसी स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो क्या होगा? लघु स्वर। सभी मूल स्वर लघु स्वर होते हैं। तो बताओ आप लघु स्वर कितने होंगे? कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और इनकी मात्रा कितनी काउंट होती है? 1। इसलिए इसको इंग्लिश के आई के रूप में लिखते हैं ऐसे। और क्या बोलते हैं इनको? एक मात्रिक स्वर। एक मात्रा काउंट होती है इसकी। मतलब इन चारों की, जब ये चारों किसी शब्द में आएंगे तो इनकी मात्रा कितनी काउंट होगी? 1। फिर आता है लघु स्वर। लघु के बाद गुरु स्वर। अब गुरु स्वर की परिभाषा क्या होगी? वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा कितना समय लगेगा? 2 गुना या दुगुना। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर का कितना समय लगेगा? 2 गुना लगेगा कि दुगुना लगेगा? गुना तो 2 ही होगा, लेकिन जब 2 के साथ में गुना प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा? दुगुना, ना कि 2 गुना। दुगुना लगान देना पड़ेगा, 2 गुना नहीं। शब्द ओ की मात्रा क्या बन जाती है? छोटा ऊ बन जाता है। ये सब शुद्धि मात्रा ध्यान रखना आप। तो लघु स्वर की अपेक्षा कितना टाइम लगेगा? डबल लगेगा। वो क्या हुआ? गुरु स्वर। ये 4 है, पीछे कितने बचते हैं? 7। वो सभी क्या होते हैं?
ये सभी क्या होते हैं? गुरु स्वर होते हैं। इसकी मात्रा एक होती है, इसकी मात्रा को ऐसे एस के रूप में लिखते हैं इंग्लिश के, इसको बोलते हैं द्विमात्रिक। एक मात्रिक और ये द्विमात्रिक या द्विमात्रिक। एक का डबल दो ही होता है, एक का डबल दो ही तो होता है, तो एक का दुगुना मतलब दो हो गया। एक मात्रा इसमें क्या होगी? दो मात्रा। अब ये 7 और 4 कितने हो गए? पूरे हो गए ना, तो इसकी कहाँ जरूरत पड़ी फिर अपने? तो इसका प्रयोग हिंदी में होता ही नहीं है। ये संस्कृत के कभी कभी कुछ शब्दों में देखने को मिलता है। जैसे एक देखिए आप, इसको बोलते हैं प्लुस स्वर, बोलते भी क्या त्रैमात्रिक है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में कितने होते हैं अपने? दो ही, लघु और गुरु स्वर, एक मात्रिक और दो मात्रिक। एक में एक मात्रा लगती है, दूसरे में दो मात्राएं लगती है। अब ये सवाल पूछा हुआ कई बार, ये क्या चीज है? इसको अंडरलाइन किया है, रेखांकित है। अब क्या है? ई है, उ है, क्या है? उ है, क्या है? ये अ है, और ये तीन है, तीन की संख्या है। संस्कृत में कैसे लिखते हैं आप? एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें लिखते हैं इस प्रकार से। ओ का उच्चारण 3 बार, फिर म। ओम कैसे बोलते हैं? ओम ऐसे, या ओम ऐसे बोलते हैं। ओ का उच्चारण लंबा होता है ना, इसलिए ये क्या है? प्लुस स्वर है। ओ का उच्चारण 3 बार, फिर म। तो ये तीन अलंत का नहीं लगा, मैंने अंडरलाइन किया इसमें। तो ये तीन संख्यावाची पद है। संख्यावाची पद है ये तीन की संख्या केवल। यहां अलंत कहाँ है? अलंत ये अंडरलाइन की मैंने, रेखांकित पद क्या है? ये क्या? तीन के संख्यावाची पद है। ये के शब्द है ये। हाँ, ओ का उच्चारण लंबा होता है ना, बात ये। हाँ, इसे त्रैमात्रिक बोलते हैं, मात्रा एक्स्ट्रा काउंट होते हैं इसमें। हटा दो ये। अब देखिए आप, ये साइन होता है द्विमात्रिक का, इंग्लिश के एस के रूप में लिखते हैं, अवग्रह बोलते हैं वैसे इसको। अपने एस ध्यान रखो, आई और एस। आई यानी एक मात्रिक, एस यानी दो मात्रिक। अब देखिए बात करते हैं हम आगे, जो अपना टॉपिक है मैन। एक है संधि और दूसरा है समास। इन दोनों का अपन एक बार तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि भाई अंतर क्या होता है इनमें। पढ़ेंगे संधि, दोनों का अंतर पढ़ते हैं एक बार अपन। संधि और समास, देखो आप, इन दोनों में प्लस के पहले और बाद में कुछ होता है, कुछ इसमें होता है तो किसी इसमें भी होता है। क्या होता है संधि की परिभाषा? मतलब एक मिक्स परिभाषा ही ठीक है। अब एग्जैक्ट क्या होता है? दो वर्ण मिलेंगे, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। अगर विकार उत्पन्न नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। उसको क्या बोलते हैं? संयोग। संधि और संयोग में फर्क है, जिसको हम कई बार संधि के अपवाद के रूप में पढ़ते हैं। जो व्यंजन संधि का अपवाद आता है वो अपवाद नहीं है, वो केवल संयोग मात्र होता है। अभी बताऊं कैसे आपको। तो क्या होगा इसमें? दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार। इस विकार को क्या बोलेंगे? संधि। परिवर्तन। विकार का मतलब कुछ चेंजेस होगा उसके अंदर, कुछ भी हो भले थोड़ा बहुत। जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा एक राम प्लस अवतार। अब इसमें जुड़ क्या रहा है? दोनों अ मिल रहे हैं। दोनों अ मिलने से परिवर्तन क्या हो रहा है? दोनों अ के स्थान पे क्या बन गया? आ बन गया। तो यहाँ जो चेंज हुआ है इसकी वजह, इसको क्या बोलेंगे अपन? संधि। वही शब्द एक
वी प्लस सर्ग क्या बनेगा? विसर्ग। यहां कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? संयोग। ये केवल इनका जुड़ना क्या है? केवल संयोग मात्र है, ना ये संधि है। ये क्या? केवल संयोग है, संधि नहीं होगी इसके अंदर। ये संधि और संयोग में फर्क होता है। तो संधि की परिभाषा में क्या था? दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार। और वही समास में क्या होगा? दोनों शब्द मिलेंगे। दो शब्दों या पदों का मेल किस में होगा? समास में। जैसे मैंने शब्द लिखा राजा प्लस पुत्र। एक बात और है, प्लस का मतलब संधि नहीं होती है। प्लस का मतलब क्या होता है? योग। जिसको हम धन बोलते गए, सुना होगा आपने, राम धन है, राम बोलते ना ऐसे। धन धन मतलब प्लस। अपने प्लस ध्यान रखो, इजी याद रहे। जैसे अपने प्लस का मतलब योग होता है, जोड़ होता है। जोड़ चारों में होता है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इन चारों से शब्दों का निर्माण होता है। तो प्लस इन चारों में आता है। तो कभी आपको दो शब्दों के बीच में प्लस आए तो जरूरी नहीं वहां पर संधि होगी, ठीक है। चारों में से कोई भी हो सकता है। तो समास में क्या होता है? दो शब्दों या पदों का मेल। अब यह एक शब्द है, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर? अपने कल बात की थी, आई आपको याद होगा। ध्वनि का केवल मौखिक रूप होता है, वर्ण का मौखिक और लिखित दोनों होता है। दोनों भाषा की छोटी इकाई होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है, शब्द और पद में क्या अंतर होता है? शब्द और पद में, पद पद, हाँ। सेंटेंस वाक्य हो गया ना। तो वरना साथ में लिखते ही क्यों? वरना साथ में लिखते ही क्यों अपन? अर्थ ही नहीं होता तो फिर शब्द तो सार्थक ही होगा। अगर अर्थ नहीं है तो शब्द हो ही नहीं सकता। वो नहीं होता है बिल्कुल। देखो पद क्या होता है? जब कोई किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तब वो पद कहलाता है। अकेला है तो वो क्या है? शब्द है। कमल क्या है? शब्द है। कमल तालाब में खिला है तो कमल क्या हो गया? पद आ गया। मतलब यह है कि यदि किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में हो या वाक्यांश में हो या उसके साथ केवल कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया तब वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। एक सखी तो कमल नयन हो गया पूरा। एक सदी शब्द नहीं। जब किसी शब्द के साथ में कारक का प्रयोग हो गया, अब जैसे मान लो ये शब्द है रामावतार पूरा हो गया। अब रामावतार पूरा हो गया ना, एक शब्द बन गया वापस ही। थे दो मिलके एक बन गए, है शब्द ही, अभी तक पद नहीं है। अगर इसके साथ किसी कारक का प्रयोग हो गया तब वो पद बन जाएगा। मतलब ये देखिए आप, जैसे मैंने शब्द लिखा कमल। अब ये चीज ये क्या है? शब्द है। मैंने लिख दिया कमल ने, अब ये क्या बन गया? पद बन गया। इतना ध्यान रखना आपको। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में हो तो वो क्या कहलाएगा? पद। या केवल कारक का प्रयोग भी हो गया तो पद क्या होगा? विभक्ति युक्त शब्द। विभक्ति किसकी होती है? कारक चिन्हों की होती है। कर्ता ने कर्म को करण से, लातों से, मुखों से पढ़ते थे स्कूल टाइम में, वही विभक्ति। अगर किसी शब्द के साथ में क्या आ गया? कारक का प्रयोग, तो वो क्या बन जाएगा? अगर वो स्वतंत्र है तब तो क्या होगा? शब्द। अगर वो किसी के साथ आ गया तो क्या बन जाएगा? पद। यह चीज है। अब इसमें एक चीज और है, बताइए आप, संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया। विग्रह। संधि का विलोम विच्छेद नहीं होता है। क्या होता है? विग्रह होता है। और समास का विलोम व्यास। समास का विलोम क्या होगा? व्यास। सबसे पहले प्रश्न कहां से बनते हैं? अपने सिलेबस से बनते हैं। पहले विलोम कहां से बनेंगे? अभी आर्य समाज से पूछा मेरे हिसाब से, समास या संधि किसी का पूछा था, समाज का पूछा था ना। तो सबसे पहले सवाल यहीं से बनते हैं अपने सिलेबस से ही, फिर वो आगे बढ़ता है। पहले तो अपने ये पता होना चाहिए पूरे, फिर आगे आगे की बात है। उतारिए आप इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
हम क्या करते हैं, एक को पढ़ के छोड़ देते हैं, ऐसे 7 पढ़ते याद रहते हैं तुलना ग्रुप में। बढ़े आगे। अब देखिए आप, अभी हमने संधि की परिभाषा की बात की, तो क्या परिभाषा थी हमने संधि की? दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न क्या होगी? संधि। अब संधि के प्रकार, कितने प्रकार की होगी संधि? कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार। कौन कौन सी? स्वर संधि, अब बात करते हैं इनकी परिभाषा की, जो आपने किताब में पढ़ रखी है, बड़ी बड़ी होती है 2-3 लाइन की परिभाषा। वो क्या होती है देखिए आप इधर, यदि प्लस, क्या प्लस के बाद में क्या है और बंदी क्या रहा है, कौन सी संधि होती है? यही परिभाषा है इसकी। प्लस के पहले स्वर हो, प्लस के बाद में स्वर हो, और बनेगा भी क्या? स्वर। तो संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। नहीं, स्वर संधि में स्वर बनता है ना। हाँ, तो ये तो तभी तो परिभाषा होगी है इसकी। दो स्वरों के मेल से बनेगा भी क्या? स्वर ही बनेगा। तब संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। और वही बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन में 3 स्थितियां होगी। यदि प्लस के पहले स्वर है तो प्लस के बाद में क्या होगा? व्यंजन। यदि प्लस के बाद में स्वर है तो प्लस के पहले क्या होगा? व्यंजन। या दोनों क्या होंगे? व्यंजन। तो बनेगा भी क्या? व्यंजन। संधि कौन सी होगी? एग्जाम्पल, केवल परिभाषा की बात करें अभी केवल, जब एक एक की बात करेंगे ना तब एग्जाम्पल लेंगे साथ में अपन। अपने पढ़ने का तरीका भी कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे मैंने स्वर संधि स्टार्ट की, पहले बताया आपको भी 5 प्रकार होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, फिर दो दो साथ में पढ़ेंगे। दीर्घ और गुण पढ़ा, आपको समझाया, ये नियम होता है। एक एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको दोनों को मिक्स करने के लिए दूंगा हाथों हाथ। ये कुछ 15-20 एग्जाम्पल है, इन दोनों का मिक्स है, हाथों हाथ सॉल्व कीजिए आप, जो पहले एग्जाम में आ रखे हैं और कैसे गलती कराता है वह चीज़ें। देखिए आप, 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। प्लस के पहले स्वर है, प्लस के बाद में बनेगा भी क्या? तो संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि में एक व्यंजन अनिवार्य रूप से होगा। यदि प्लस के पहले स्वर है तो बाद में क्या होगा? प्लस के बाद में स्वर है तो पहले क्या होगा? या दोनों क्या होंगे? बनेगा भी क्या? स्वर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? हमेशा व्यंजन बनेगा। अब विसर्ग संधि, प्लस के पहले अनिवार्य रूप से क्या होगा? विसर्ग। प्लस के बाद में स्वर या व्यंजन। अब बताओ इसमें बनेगा क्या? इसमें बनेगा स्वर या व्यंजन। ध्यान रखना, कई किताब में विसर्ग लिखा होता है, विसर्ग बनता नहीं, वो गलती से लिखा हुआ है। बनेगा केवल स्वर या व्यंजन। एक नियम होता है, उसमें विसर्ग अपने स्थान पे रहता है, बनता नहीं है। जो विसर्ग आ गया है वो अपने स्थान पे वैसा का वैसा रहता है। बनने का मतलब उसकी जगह बनना। भाई किसी वर्ण को रिप्लेस करके उसकी जगह आना, उसको बोलते हैं बनना, परिवर्तन होना। जब वो अपनी जगह पे ही रह रहा है तो वो बनता नहीं है वहां पर। इसलिए इसकी परिभाषा में केवल बनेगा हमेशा स्वर या व्यंजन, नहीं, विसर्ग नहीं बनेगा। ये विसर्ग संधि, प्लस के पहले विसर्ग होगा, प्लस के बाद में स्वर या व्यंजन, और दोनों के मेल से बनेगा भी क्या? या तो स्वर बनेगा या क्या बनेगा? व्यंजन बनेगा। ये इनकी परिभाषा होती है। ठीक है, हटा दो इसको। अब देखिए आप, पहली अपने स्वर संधि, आप देखिए स्वर कितने होते हैं? ग्यारह स्वर है। देखो ये 11 स्वर अ से लगाकर अ तक लगातार चल रहे हैं। ठीक है, अब स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आएगा दीर्घ संधि। दीर्घ के बाद गुण संधि। गुण के बाद बिल्कुल वृद्धि संधि। वृद्धि के बाद
यण संधि, और यण के बाद अयादि संधि। ये 5 प्रकार होते हैं, इनकी सीक्वेंस होती है। दीर्घ के बाद क्या आएगा? गुण, गुण के बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद यण, यण के बाद अयादि। इनकी सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। कारण क्या है कि ये नियम तो लगातार बनेंगे। या तो आप रटो एक एक कि भाई इसमें 4 नियम फलाने होते हैं, इसमें 3 ये होते हैं, इसमें ये होता है, नहीं याद ऐसे करो, जो मेरे हिसाब से मैक्स इम्पॉसिबल चीज़ होती है। मतलब बाद में भूल जाते हैं। याद करने रटने के लिए खूब सारी चीज़ें हैं, वो रटनी है अपने को। यहाँ तो कम से कम ना रटे अपन एक चीज़। अगर अपनों की सीक्वेंस पता है, दीर्घ के बाद गुण आएगा, फिर वृद्धि आएगी, फिर यण, और उसके बाद अयादि, तो यहाँ से यहाँ तक लगातार आपके बनेंगे नियम। ठीक है, तो हम एक एक संधि की बात करेंगे। पहली कौन सी अपनी? दीर्घ संधि। अब मुझे बताइए, जब हमने स्वर का एक प्रकार पढ़ा था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उसमें एक दीर्घ स्वर पढ़े थे, आपको याद हो तो? क्या था उसके अंदर? जब हमने स्वर का एक प्रकार पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, 2 प्रकार के थे, दीर्घ स्वर और मूल स्वर और संधि स्वर। तो संधि स्वर 2 प्रकार के थे ना, एक तो दीर्घ थे, दूसरे संयुक्त थे। तो दीर्घ स्वर में क्या हुआ था? सजाति, मतलब समान जाति के स्वर मिलकर, मूल स्वर मिलकर अपना दीर्घ रूप बनाया था। वो सेम यहाँ है। 4 मूल स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री। शुरुआत किससे हो रही है? अ और आ से। तो प्लस के पहले क्या होगा? अ या आ। प्लस के बाद में भी अ या आ। अभी आपस में चारों तरीके से मिलो, बनेगा हमेशा क्या? संधि का नाम क्या है? दीर्घ है ना, तो बनेगा इसका दीर्घ रूप हमेशा। चाहे अ के बाद अ आ रहा है तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। आ के बाद अ आ रहा है तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। अ के बाद आ रहा है तो भी क्या बनेगा? और दोनों आ रहे हैं तो भी क्या बनेगा? भाई विद्या प्लस आलय है तो भी विद्यालय होगा, विद्या प्लस अर्थी है तो भी विद्यार्थी होगा, राम प्लस आयन है तो भी क्या होगा? रामायणी होगा। समझे आप कहने का मतलब? दोनों चारों तरीके से मिलो। सब देखिए आप, जैसे मैंने लिखा विद्या प्लस अर्थी, क्या बनेगा? विद्यार्थी। क्या मतलब होता है? अर्थी का मतलब क्या होता है? जो विद्या की अर्थी निकालता है। अच्छा, हर चीज अपने आप थोड़ी करेगा। विद्यार्थी क्या कर? विद्यार्थी केवल इच्छा इच्छा कर सकता है। विद्यार्थी क्या कर सकता है? केवल इच्छा कर सकता है। सिखाना नहीं सिखाना सब गुरु के हाथ में है। विद्या की तो जो आपके दिमाग में आ रही है ना, BMW, वो ये वाली होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। अर्थी और अर्थी युग्म शब्द की दृष्टि से। ठीक है, अब इस अर्थी का मतलब तो है इच्छा रखने वाला। अब इसका मतलब क्या होगा? बहुत बढ़िया एकदम। अरे यार। नहीं, ना तो इसका मतलब सब सरिया होगा, ना इसका मतलब सब होगा। इसका मतलब होगा अंतिम वाहन। अंतिम वाहन सब नहीं होगा। कई किताब में सब लिखा हुआ है जो गलत है। होगा क्या इसका मतलब? अंतिम वाहन। इसको लिखना आप साइड में, यहाँ तो उतारो एक बार इसको आप, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। इसमें अपन ज़्यादा 20 में एग्जाम्पल नहीं करेंगे। उसका कारण ये है थोड़ा कंसाइज रहे, सही रहे। एक साथ में एक एग्जाम्पल हो गया, नियम हो गए, फिर एग्जाम्पल एक साथ करेंगे सारे। उतार दिया? एक सेकंड। हाँ, क्या बोले थे आप? हाँ, वो बस वही गलती होती है। बात ये अर्थ बता नहीं होता नहीं, ये युग शब्द पूछता है।
2 बार पूछा हुआ, एक बार पटवारी में पूछा हुआ, एक बार एक और एग्जाम में पूछा हुआ था। 2 बार पूछा हुआ प्रश्न आज तक ये। ठीक है, अब देखिए आगे आप इसी के अंदर एक बात करते हैं नोट लगाकर। शब्द है राम प्लस अयन, क्या बनेगा? रामायण। संधि कौन सी? व्यंजन संधि। संधि कौन सी होगी? बिल्कुल, संधि कौन सी होगी? ध्यान रखना, कई किताब में लिखा हुआ है कि इसमें दीर्घ और व्यंजन दोनों होती है, दोनों नहीं होगी, व्यंजन ही होगी। ध्यान रखना आप, व्यंजन संधि को सबसे शुद्ध माना जाता है, कारण ये है उसका, वो वही है रहा। देखो आप इसके अंदर क्या हो रहा है, व्यंजन संधि का अंतिम नियम है, हम लास्ट में बात करेंगे। वो नियम क्या है? यदि प्लस के पहले री, र या स हो, प्लस के बाद में न हो, और दोनों के मध्य कोई स्वर है, हालांकि स्वर के अलावा कुछ और शब्द भी होते हैं जैसे क, ख, त, थ, इस प्रकार से अपने स्वर से काम निकल जाता है, स्वर है, तो संधि होगी तो न के स्थान पे क्या बनता है? अणा बनता है। तो जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि भले ही बीच में कोई संधि हो रही हो, न के स्थान पे क्या बन रहा है? अणा बन रहा है, तो संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। नहीं, ऐसा नहीं, देखो हो गया क्या जब, और ये एकमात्र नियम है, इसमें प्लस के पहले कहीं भी आ सकता है वर्ण, और प्लस के बाद में भी कहीं भी आ सकता है, वरना पूरी संधि में क्या होगा कि प्लस के जस्ट पहले और बाद वाला मिलेगा और नया शब्द बनेगा जो भी होगा। जैसे अ और अ मिलके क्या बनता है? आ बनता है। प्लस के पहले र आ रहा है, बाद में न भी आ रहा है, क्या दोनों के मध्य कोई स्वर है? खूब सारे हैं, आ फिर अ फिर अ फिर अ, खूब सारे हैं, तो संधि हो रही है, तो न के स्थान में क्या बन रहा है? अण बन रहा है। जैसे देखिए अब एक शब्द है परी प्लस मान, प्लस के पहले र आ रहा है, उसके बाद न आ रहा है, क्या इनके बीच में कोई स्वर है? आ रहा है, ई आ रहा है, देखो आप नहीं आ रहा है, तो संधि होगी, शब्द क्या बनेगा? परिमाण। शब्द है री प्लस न, प्लस के पहले क्या आ रहा है? री, प्लस के बाद क्या आ रहा है? न। री खुद क्या है? स्वर है, तो न के स्थान पे क्या बन रहा है? अण। शब्द क्या बना? ऋण बन रहा है ना। तो जब ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें न के स्थान, उत्तरायण है, रामायण है, मैं करूँगा दूंगा आपको करने के लिए, सब बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो काफी शब्द ऐसे हैं उसमें क्या होगा, न के स्थान पे क्या बनेगा? अण। जहां पर भी न के स्थान पे अण बन रहे, चाहे बीच में संधि कोई दूसरी भी हो रही हो, वह मानी कौन सी जाएगी? ये ध्यान रखना थोड़ा आपको बस। हाँ, गलत है, गलत है, स्वर नहीं होगी, केवल व्यंजन ही होगी, रीजन नहीं है। कई किताब में ऐसा लिखा होगा दोनों होती है, भाई वही नहीं कहीं मानो का मानो दो ही मान ले जाओ, ऐसा चलता नहीं है, होगी तो कोई एक ही। री खुद क्या है? तो हो गया ना फिर बीच में मतलब अगर कोई व्यंजन है तो बीच में स्वर है ना, होना जरूरी है। री तो खुद स्वर है, तो जरूरत नहीं पड़ी बीच में किसी की। स ये वाला है, पृष्ठ प्लस ट, पृष्ठ वो अलग शब्द है। ये वाला जो, ये तो स अपने आप में स है, ये नहीं है, ये स है, ये स है, स और ह, ये तो अपने आप में पूरा वर्ण है, ये अलग है। इसके अंदर तो ये क के बाद ये स मिल रहा है, तभी ये स बन रहा है, प्लस पहले क आ रहा है ना, इसलिए। इसको उतार दिया आपने, कौन? जो, नहीं नहीं, देखो ऐसा है, चार तरीके शब्द के बनने के, चार तरीके शब्द बनने के, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। हर शब्द की संधि भी नहीं होगी, हर शब्द का उपसर्ग भी नहीं होगा, हर शब्द में प्रत्यय भी नहीं होगा, हर शब्द में समास भी नहीं होगा। हाँ, ऐसे शब्द हो सकते हैं जिसमें एक शब्द में संधि आ रही है, समास आ रही है और उपसर्ग आ रहे हैं, तीनों आ सकते हैं। कई शब्द ऐसे भी है, जैसे मान लो एक शब्द, बीच में तो नहीं बताऊंगा आपको यार, डिस्टर्ब हो गया आप। शब्द उज्ज्वल, क्या होगा इसका संधि विच्छेद? उज्ज्वल। अब इसमें संधि हो रही है,
ठीक है, इसमें उपसर्ग क्या है, उपसर्ग भी आ रहा है। और अगर किसी शब्द के पहले उपसर्ग आता है तो उसमें अव्ययीभाव समास होता है, तो समास भी आ रहा है। ये आजकल के क्वेश्चन आज कहते हैं, तो बड़े एग्जाम मतलब जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना, उसमें किस शब्द में, किस विकल्प में सभी शब्द ऐसे हैं जिसमें संधि समास उपसर्ग तीनों आ रहे हो, वहां से ढूंढने पड़ते हैं बीच में से अलग करके। ये फिर ये अलग बात है, अपने काम की नहीं, छोड़ो इसको। उद नहीं होगा, उत ही होगा। आरबीएससी उत सही मानती है यार। अपने सबसे बड़ा व्याकरण आचार्य कौन है, आरबीएससी। जो वो सही मानते अपने वो सही है। फलान सिंह माने या डिगर सिंह जो भी माने, अपन कोई मतलब नहीं हो, पढ़े अपने लिए रहे ना। सोर्स कुछ भी हो सकता है पढ़ने का अपना, लेकिन वहाँ थोड़ा सोचना अपने को पड़ेगा। कुछ विद्वान उद बोलते हैं अपनी किताब में, कुछ उत मानते हैं, लेकिन आरपीएससी उत को सही मानती है। तो अपने जो आरपीएससी मानती है वो सही मानना, बस इतनी सी बात है। तो आगे बढ़ते देखिए हम थोड़ा सा। अब देखो अ आ की बात होगी, आ बन गया, अ आ के बाद क्या आ रहा है, ई और ई। तो यदि प्लस के पहले छोटी ई है, प्लस के बाद में छोटी ई या बड़ी ई है, चारों तरीके से मिलो, हाँ क्या बनेगा हमेशा, हरी प्लस ईस, क्या बनेगा, ई के बाद में क्या आता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, प्लस के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ, आपस में मिलो चारों तरीके से, क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना आप। शब्द है लघु प्लस उत्तर, क्या बनेगा, सही है। क्या बनेगा, लघुत्तर। प्लस के पहले क्या आ रहा है, छोटा ऊ, प्लस के बाद में क्या आ रहा है, दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, बड़ा ऊ बन रहा। अब देखिए आप इधर थोड़ा सा, बताओ सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये सही है गलत है, ये वाला, अच्छा ये लो, ये सही है गलत है, गलत है, ये और ये और ये दोनों सही है। कारण ये है कि ये प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, ये संधि से बना हुआ शब्द है, और दोनों के अर्थ भी अलग अलग है। क्वेश्चन आता है किस विकल्प में सभी शब्द सही है सब शुद्धि के, और उसमें ये लघुत्तर दोनों साथ आते हैं, तो पहले को काटते हैं, ये तो होगा ही नहीं। दो एक जैसे आगे ना, अरे भाई एक जैसे तो आगे, लेकिन दोनों शब्द ही अलग अलग है, दोनों का अर्थ ही अलग अलग है। कैसे, देखो आप, इस लघु उत्तर का मतलब क्या है, इसका मतलब तो क्या है, लघु उत्तर, शॉर्ट आंसर। उत्तर यानी उत्तर, और लघु यानी छोटा, कोई छोटा उत्तर देना है उसको क्या बोलेंगे, लघु उत्तर। ये इस प्रकार आएगा। और ये जो लघु उत्तर है, ये प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, शब्द है लघु, प्रत्यय क्या आ रहा है, तर, तो शब्द क्या बन रहा है, लघु उत्तर। ये विशेषण की अवस्थाएं होती है। आपने इंग्लिश में डिग्रीज पढ़ी होगी, एडजेक्टिव की जो होती है, वैसे हिंदी में क्या होती है, अवस्थाएं होती है। पॉजेसिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीन होती है ना, वैसे हिंदी में होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उसमें तर और तम लगता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, छोटापन, छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। ये क्या बोल रहा है, लघु उत्तर नहीं, उससे छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, छोटा उत्तर। ये छोटी अवस्था के लिए आ रहा है, ये छोटे उत्तर को बता रहा है। दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। थोड़ा ये ध्यान रखना आपको, अलग सा। इस प्रकार से हिंदी वाले आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे कि बहुत बेसिक चीजें हैं ये। हाँ ये उत्तर नहीं आएगा, उत्तर यही आएगा। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं अपन। उतार लिया आपने ये तो, 4 नंबर अ आ गया, अ के बाद ई आ गया, ई के बाद में ऊ आ गया, ऊ के बाद क्या आ रहा है, अगला री आ रहा है। तो प्लस के पहले क्या होगा, री, प्लस के बाद में क्या आएगा, री, बनेगा क्या, कौन सा, ये वाला या ये वाला। ध्यान रखना, बड़ा री हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है। तो जो हिंदी पढ़ाने वाले काफी लोग संस्कृत वाले हैं, तो अपने जो गलत नहीं है कि बड़ा री होता है, उनके व्याकरण में होता है। लेकिन जब हिंदी में आया तो ये बड़ा री यहाँ से हट गया। अगर ये होता तो जो स्वर पढ़े अपन ने 11, उनके अंदर होना चाहिए था ना। क्या जो स्वर पढ़े उसमें बड़ा री आया अपने, नहीं था ना। री होता है ना लिरी होता है, संस्कृत में एक होता है लिरी, हिंदी में नहीं होता वो भी।
तो देखिए आप, जैसे मैंने शब्द लिखा एक पितृ प्लस ऋण, क्या बनेगा? कौन सा वाला बनेगा? या ये वाला? ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखना आप। बड़ा री हिंदी में नहीं होता है, छोटा री ही होता है, एक ही मात्रा होती है, दो मात्रा वाला नहीं होता है। दोनों री मिलेंगे तो क्या बनेगा? ये वाला री ही बनेगा। कारण क्या है? बड़ा री हिंदी में होता नहीं है। तो जब यहां भी जोड़ेंगे री और री मिलके क्या बनेगा? एक री ही रहेगा। ये री और ये री, इस री की मात्रा को ये बोलते हैं, इसमें इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हिंदी में होता है, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा आपको। ये बहुत सबसे बेसिक चीज है, लेकिन गलत करा के निकल देता है वहां पर। पेपर आया तो बहुत सिंपल, लेकिन बहुत कंफ्यूजन वाला। सबसे अच्छा पेपर वो होता है जो बड़ा आसान हो और ऑप्शन में किसी को फंसाता है। करके सब आते हैं, अब पता नहीं सही है गलत है, वो बाद में पता चलता है देखने पे। कोई कहता है बहुत भारी पेपर है ऐसा, तो वो पेपर का मतलब ही नहीं। पेपर ऐसा होना चाहिए जो सब कर गए और लगभग हर हर ऑप्शन में फंसे, कह रहे यार ये करो ये करो, तभी थोड़ा टेम्परामेंट चेक होता है एग्जाम में अपना। ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर हौच पौच और वहाँ गलतियाँ होती है फिर। तो चारों पूरे हो गए, तो यहाँ अपने पहली संधि पूरी होती कौन सी? दीर्घ। दीर्घ के बाद क्या आती है अपनी? गुण संधि। अब देखिए आप, अभी हमने बात की दीर्घ संधि की, क्या हुआ था इसमें? कैसा? अब सजातीय स्वर मिलकर अपना दीर्घ रूप बनाया था, यही हुआ था। अ और आ के बाद में क्या आया? अ और आ, तो क्या बना? ई और ई के बाद में क्या आया? ई और ई, तो क्या बना? बड़ी। ऊ और ऊ के बाद में क्या आया? ऊ और ऊ, तो क्या बना? बड़ा ऊ। और री के बाद री आया तो क्या बना? री। चारों मूल स्वर पूरे हो गए, तो पहली संधि पूरी होगी कौन सी? दीर्घ संधि। अब दीर्घ के बाद क्या आ रही है? गुण संधि। अब प्लस के पहले क्या आएगा? अ या आ। तो शुरुआत यही से हो रही है ना। प्लस के पहले क्या आएगा? कब तक? जब तक कि बाद में आऊ नहीं आ जाए। प्लस के पहले अ और आ रहेगा, कब तक रहेगा? जब तक कि बाद में संधि अपने आप साइड में चलती रहेगी। अ के बाद में ई आएगा, फिर अ के बाद में क्या आएगा? उ और ऊ, फिर अ के बाद क्या आएगा? री, फिर अ और आ के बाद में क्या आएगा? ए और आई, फिर अ और आ के बाद में क्या आएगा? ओ और ऊ। उसके साथ बनेगा क्या? वो बात की बात है, हम तो आने की बात कर रहे हैं। जब आऊ आ जाएगा तो अ कंप्लीट हो जाएंगे। फिर प्लस के पहले क्या आएगा? ई और ई। कब तक? जब तक कि बाद में आऊ नहीं आ जाए। फिर प्लस के पहले क्या आएगा? ऊ और ऊ। कब तक? जब तक कि बाद में सेम। फिर प्लस के पहले क्या आएगा? री। फिर प्लस के पहले क्या आएगा? ए आई ओ और आऊ। तो जब संधि की शुरुआत हुई थी तो प्लस के पहले क्या था? अ। प्लस के बाद में भी क्या आया था? अ। तो इस संधि का जब अंत होगा तो प्लस के पहले क्या आएगा? आऊ, और प्लस के बाद में भी क्या आएगा? आऊ। इतनी साइंटिफिक है एकदम। यही अपन नियम में फंसते हैं, फालतू रटते हैं। इससे सिंपल क्या होगा? क्या शुरुआत किससे हो रही है? अ से। अंत कहाँ हो रहा है? आऊ पे। कैसे? अब देखिए आप आगे। बताइए साहब, क्या आएगा प्लस के पहले? अ या आ। ये रहा अ और आ। प्लस के बाद में क्या आएगा? अगर मैं अ और आ रखता हूं तो आ बन जाता है, जो हमने पढ़ लिया पहले। तो अ आ के बाद क्या आ रहा है? ई और ई। तो प्लस के पहले तो अ और आ है, प्लस के बाद में क्या आएगा? अब मुझे बताइए, जब हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे तो जब अ के साथ में ई मिला था तो क्या बना था? देखो कॉपी के अंदर, अभी तो पढ़ा अपन ने। जब अ के साथ में ई मिला था संयुक्त स्वर में, क्या बना था? ए बना था ना। इसलिए यहां पर ए बनता है, अपनी मर्जी से नहीं बनता है। जो जैसे स्वर पैसे पहले बने उसे वैसे ही वापस बनेंगे। कोई रटने वाली बात नहीं है इसके अंदर। अ के बाद ई आता है तो क्या बनता है? ए ही बनता है। इसलिए यहाँ पर अ आ के बाद में ई और ई क्या बनेगा? ए ही बनेगा। जैसे मैंने शब्द लिखा महा प्लस ईस, क्या बनेगा?
आ के बाद क्या आ रहा है, बड़ी क्या बन रहा है यहाँ पर, ए बन रहा है। वही मान लो मैंने शब्द इस प्रकार लिखा है, कुछ एग्जाम लिखा है क्या, मही प्लस ईस, क्या करोगे इसका आप, रटा है। याद ही इस प्रकार सोच लो कि बेचारा एग्जामिनेशन से गलती होगी होगी, आ लिख रहा होगा, ई लिख दिया होगा, होगा तो मैं ऐसे प्लस के पहले क्या आ रहा है, ई, प्लस के बाद में क्या आ रहा है। आपको तो नियम से जुड़ा रहना है, वहाँ जो बोल रहा है वही शब्द में अप्लाई करना है आपको, तो बस मर्जी से कुछ नहीं करना उसके अंदर। ई के बाद ई आ रहा है, क्या बन रहा है, बड़ी ई तो बन रहा है, शब्द क्या बन रहा है, महीस, संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। ये इस प्रकार से आपको शब्दों में कन्फ्यूज करेगा वहां पर पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर ये। प्लस के पहले क्या लिखूं, प्लस के बाद में ई आ गया। अब ई के बाद में किसकी बारी आती है, ये रहा ऊ या ऊ। अब मुझे बताइए जब अ के बाद में ऊ आया था तो क्या बना था, ओ बना था। इसलिए यहां पर अ आ के बाद में ऊ और ऊ आएगा तो क्या बनेगा, जैसे मैंने लिखा महा प्लस उत्सव, महोत्सव, क्या बना, महोत्सव। नेक्स्ट देखिए आप, क्या लिखो प्लस के पहले, अ या आ, प्लस के बाद में आ कहाँ आ गए, दीर्घ में आ गए, ई और ई आ गया, ऊ और ऊ आ गया। ऊ के बाद क्या आता है, री आता है ना, ये रहा री। यदि प्लस के पहले अ और आ है, प्लस के बाद में री आ रहा है, तो संधि होगी, तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, बिल्कुल अर। र कैसा होगा, अलंत। र कैसा होगा, अलंत इसके अंदर। जैसे देखिए आप, महा प्लस अरवा ऋषि नहीं आएगा, महा प्लस ऋत्विक, महात्विक। सही है गलत है, अब देखो करने के तरीके। अभी तक तो सारे सिंपल एग्जांपल चल रहे थे, ठीक है। यहाँ से हम ये बात करेंगे कि आप मेंस में जब आपके सामने शब्द आएगा आपको सॉल्व कैसे करना है, वो चीज़। दोनों है, इन दोनों में से प्लस के पहले और बाद वाले को बाहर निकाल दो। तो प्लस के पहले किसकी मात्रा आ रही है, प्लस के बाद में क्या आ रहा है, यही आ रहा है। तो म अ कैसा हो गया, हलंत, और री हटा दिया, पीछे क्या बचा, इधर देखना आप सब एक बार पहले, यही बचा पीछे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है केवल आपको, कोई मतलब नहीं है पीछे क्या आ रहा है आगे क्या आ रहा है। री के आ के बाद में यदि री आता तो क्या बनता है, र कैसा, अलंत। तो इन दोनों को सॉल्व किया, जो आंसर मिला वापस कहाँ आएगा, इस प्लस के स्थान पर। इस और को बीच में लिख दूं, अ और र कैसा, अलंत। अब जब ह कैसा आ रहा है, हल आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, अ, तो ह कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और किसी शब्द के बीच में यदि आधा र होता है तो वो आगे आने वाले पूरे वर्ण के ऊपर जाता है रेफ के रूप में, तो आधा र कहाँ जाएगा, शब्द क्या बना, यहाँ क्या लिखा हुआ था, आ। बस ये गलती होती है, फ्लो में पढ़ते हैं ना तो अ और आ एक जैसे पढ़ लेते हैं, मार्तविक मार्तविक सही लगता है वहाँ। तो मूल शब्द क्या होगा, मार्तविक। देखो मैं इसको रिवर्स करके बताता हूँ आपके बार। शब्द है महर्षि, इसको अलग करना है, हमें पता नहीं भाई किस प्रकार से होगा, तब कैसे करना है आपको, चाहे कोई भी शब्द हो, पूरे शब्द को अलग कर दो आप। अलग कैसे, म में किसकी मात्रा, ह में किसकी मात्रा, प्लस याद रंगा आएगा ना, जो ऊपर यहाँ ऊपर पहला पहला काउंट होता है, प्लस स में किसकी मात्रा, छोटे एक है, यही है। अब आपको देखना है कि अभी तक जो अपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसके बीच में आ, बड़ी ही, बड़ा ऊ, ए, ओ, और कुछ आ रहा है क्या, ये क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ और कैसे बनता है, अ प्लस री, अभी तो नियम की बात की अपन है, अर कैसे बनता है, अ प्लस री। अगर मैं इस अर के स्थान पर अ प्लस री लिखता हूं तो गलत है क्या,
नहीं है ना, गलत। सेम गणित की तरह एकदम। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू को वहाँ डाल दिया। ठीक है, जो फॉर्मूला वहाँ लगा दिया। अगर इस अर के स्थान में मैं अ प्लस डी लिखता हूँ, गलत नहीं है ना? तो अ को इधर जोड़ दो, डी को इधर जोड़ दो, आपको उत्तर उत्तर निकल गया। इतना ही काम करना है, भले ही कुछ भी आ रहा है इधर, कुछ भी आ रहा है उधर। हम कंफ्यूज होते हैं पीछे वाले शब्दों की वजह, वर्णों की वजह से। यार टेढ़ी मेढ़ी मात्राएं जो आती है ना, यार पता नहीं क्या ही पूछ लिया, यार कुछ नहीं पूछा भाई, बीच में देखो, आप अलग करो इसको, जहाँ आपको मिल रहा है ना उसको वहाँ से सॉल्व कर लो, बस उत्तर मिल गया आपका। जैसे म में अ जुड़ गया, ह में या तो अ जुड़ेगा या क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा, दोनों में से एक जुड़ेगा, या तो अ या आ। प्लस क्या आ रहा है, री, और स में छोटी की मात्रा, बस ये पता होना चाहिए। म होता है, महा होता है, महा प्लस ऋषि। सबसे खतरनाक अगर कोई संधि है तो वो स्वर संधि ही है। कारण क्या है कि यहाँ आपको कहीं थोड़ी बहुत मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है कि यार गुरु में छोटा हुआ आएगा बड़ा हुआ आएगा, समझे आप? सबसे आसान है व्यंजन और विसर्ग। सबसे टफ कौन सी है? स्वर संधि है, जो आपके गलती कराने की गुंजाइश है हल्की सी भी, वो किसकी है? मात्रा की। ये पढ़ रखी अगर अपने कि यार छोटी आएगा बड़ी आएगा, छोटा हो बड़ा हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, बाकी लगभग तो ए की मात्रा तो मैं आपको घटा ही दूंगा देख अगले में। तो शब्द क्या बनेगा? महा प्लस ऋषि। जब भी सॉल्व करना हो पूरे को अलग किया, और भले ही बीच में 3 जगह से टूटेगा, ऐसा भी हो सकता है कोई सब 3 बार टूटे, कहीं आ भी आ गया, कहीं ए भी आ गया, कहीं अर भी आ गया, आप तीनों जगह से तोड़ो उसको। आ वाला भी सॉल्व करो,